गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, मतलब नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो नया चैप्टर है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली व्हेन वी आर लर्निंग इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर हम कॉम्पिटिशन्स के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये जो हमारा चैप्टर है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है आपका कंजंक्शंस। एक मिनट बच्चों, ये मैं बंद कर दूं तब तक, आ जाइए, ठीक है। तो स्टार्ट करें कंजंक्शंस। क्लास किसी कारण से थोड़ी सी लेट हो गई आज हम लोगों की, बट चलिए, नॉट एन इशू, कोई बात नहीं है। देखिए, तो आज का हमारा चैप्टर है बच्चे कंजंक्शन। ये थोड़ी सी कुछ सेटिंग वगैरह आज इसमें मुझे लगता हो गई है, डिम हो गई लाइट। चलो इसको मैं बाद में देखूंगा। गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग। राम राम भाई। मास्टर साहब लिखता है भाई, हाँ सर जी को तो मास्टर साहब लिखता है तो हाँ। गुड इवनिंग बच्चों। देखिए, कंजंक्शन जो है ये एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें बेसिक्स मिनिमम होते हैं, मतलब सबसे कम बेसिक्स अगर किसी में होते हैं तो वो यही चैप्टर है। मतलब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हम बात करें तो कंजंक्शन के यूसेस बहुत हैं, बहुत ज्यादा यूसेस हैं, ठीक है। कंजंक्शन लगभग आप ये मान के चलिए हर एक चैप्टर में यूज हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। वर्ब हो, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, हर एक जगह कंजंक्शन यूज होता है, ठीक है। कंजंक्शन इज रिलेटेड टू ऑल द चैप्टर्स। आप चाहे वॉइस पढ़ें, आप चाहे नरेशन पढ़ें। वॉइस में खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन नरेशन में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। वॉइस में भी होता है कंजंक्शन का यूज जो होता है, वो वॉइस में भी कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको कंजंक्शंस क्लियर हैं तो कुछ ऐसे वॉइस चेंजेस होते हैं जो आपको कंजंक्शन की मदद से ही सही गलत डिसाइड हो पाते हैं, ठीक है। नरेशन में तो कंजंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबको ही पता है, ठीक है। टेंस में भी कंजंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। कंडीशनल तो होते ही कंजंक्शन है। कंडीशनल जो पूरा सेंटेंस होता है वो कंजंक्शन के बगैर आप सीख ही नहीं सकते। कंजंक्शन से रिलेट ना करो तो आप सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है। कुल मिला के बात ये कि एनी चैप्टर, कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, कोई भी चैप्टर आप सीखिए, उसमें कंजंक्शंस का यूज होना ही होना है, ठीक है। लास्ट क्लास में जैसे कि मैं जब आप लोगों को वोकैब सिखा रहा था, लास्ट क्लास में हम लोग सिनोनिम्स डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसमें कुछ बच्चों के सजेशंस थे दूसरे चैप्टर्स को लेकर। अच्छा, वो जो चैप्टर्स हैं वो भी बेहतर हैं, लेकिन कंजंक्शन अगर हम देखें तो उनके मुकाबले ज्यादा प्राइमरी है। कंजंक्शन चैप्टर जो है ज्यादा प्राइमरी है, ठीक है। तो हम पहले कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम फिर दूसरे चैप्टर्स पे भी चलेंगे, ठीक है। नाउन से पढ़ते हैं सर, बिल्कुल बच्चे, सारी आपके हितों का ख्याल रखा जाएगा। बात कुल मिला के ये कि आपके हितों का ख्याल रखा जाएगा, बट क्या पहले पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, लेट मी डिसाइड इट, ये मुझे डिसाइड करने दीजिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर कंजंक्शंस। फिर से मैं आपको बता देता हूं, कंजंक्शंस एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक ग्रामर के चैप्टर से रिलेटेड होता है, चाहे वो वॉइस हो, चाहे वो नरेशन हो, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो कंडीशनल हो, चाहे वो मूड हो, चाहे वर्ब हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे प्रेपोजिशन हो, चाहे कंजंक्शन हो, कुछ भी हो। एक बात। दूसरी बात, कंजंक्शन जो होता है ये हमारा चैप्टर सबसे कम बेसिक्स वाला चैप्टर होता है। इसमें सबसे कम बेसिक्स होते हैं। इसमें जो बेसिक्स है ना वो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, बस इसके टाइप्स। एक तो कंजंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए जो कि सबको पता होगी, इट जॉइंस, कंजंक्शन जॉइंस, बस। अब इसके आगे की कहानी पूरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई पूछे कि भाई क्या ज्वाइन करता है, तो वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है, फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकता है, क्लॉजेस को ज्वाइन कर सकता है, सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकता है। तो ग्रामर में कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं विच ज्वाइन, जो ज्वाइन करें, ठीक है, किसी को भी ज्वाइन करें, वो कंजंक्शंस होते हैं। वैसे कंजंक्शंस आप यूं कह सकते हो कि इट ज्वाइंस वर्ड्स, वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, ठीक है, सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, एटसेट्रा। तो कंजंक्शंस इंग्लिश में वो वर्ड्स होते हैं जो कि ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कई बार बुक्स वगैरह में कंजंक्शंस को कहा जाता है कि दीज आर कनेक्टर्स। कंजंक्शंस आर एक्चुअली कनेक्टर्स, ये कनेक्टर्स होते हैं। हालांकि मैं कनेक्टर्स नहीं कहूंगा क्योंकि कनेक्टर्स का काम इंग्लिश में कुछ और भी वर्ड्स होते हैं। There are some other words in English which also act like connectors, जैसे कि adverbs होते हैं, कुछ prepositional phrases होती हैं, ठीक है, they also act like connectors, ठीक है। और लेकिन conjunctions proper term होता है, proper term जो है वो conjunction है, तो आप इसको conjunction ही कहा करें, but sometimes people call conjunctions are connectors. Of course they are connectors, but not only conjunctions, there are some other words in English also, they are connectors. इंग्लिश में कंजंक्शन के अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कनेक्टर्स होते हैं। तो कनेक्टर्स एक जनरल टर्म है, ठीक है, कंजंक्शन स्पेसिफिक टर्म है।
कंजंक्शन एक वर्ड क्लास है, एक वर्ड क्लास है, एक पार्ट ऑफ स्पीच है। कनेक्टर कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, वो जनरल कैटेगरी है, ठीक है। तो कंजंक्शंस आर सच वर्ड्स एज ज्वाइन, जो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। किसे ज्वाइन करते हैं वो अपना देख लो। तो ये डेफिनेशन हो गई, पता चल गई, पहले से भी काफी बच्चों को पता रही होगी, बाकी मैंने बता भी दी। उसके बाद में आ गए टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस के टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। अब आपको कंजंक्शन अगर सीखने हैं, ठीक है, तो कंजंक्शन के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो आपको टाइप ऑफ कंजंक्शन क्लियर होने चाहिए कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। जब आपको टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस क्लियर होंगे, ठीक है, तो फिर उसके बाद में जो मैं आपको कॉन्सेप्ट आज समझाने जा रहा हूं, जो मैं आज आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा कंजंक्शन के समझाने, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ये कौन सा कलर है भाई? एक मिनट बच्चों, ये तो कलर मैंने चूज नहीं किया है, कहां से आ गया? व्हाइट कलर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कंजंक्शंस दो तरीके के, एक कोऑर्डिनेट और एक सबऑर्डिनेट। ये शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। देखो, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो होते हैं, दीज कनेक्ट सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो होते हैं जो कि सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करते हैं, मतलब एक ही रैंक के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करते हैं। एक ही रैंक से मतलब, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, एक ही रैंक से मतलब होता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ना, वर्ब को वर्ब से जोड़ना, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ना, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ना। तो इंग्लिश में यूज होने वाले ऐसे कंजंक्शंस जो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करते हैं, एक ही रैंक के स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उनको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। आप लोग समझते भी होंगे कोऑर्डिनेशन का मतलब सहयोग होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इक्वल रैंक, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को, जिनकी इक्वल रैंक होती है, उनको जोड़ते हैं। इक्वल रैंक से मतलब आप समझ लीजिए, कुछ बच्चों को अगर ना पता हो, इक्वल रैंक से मतलब ये होता है कि या तो दोनों सब्जेक्ट हैं, ठीक है, या दोनों ऑब्जेक्ट हैं, या दोनों वर्ब्स हैं, या दोनों एडजेक्टिव्स हैं, या दोनों एडवर्ब्स हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं वो इक्वल रैंक के वर्ड्स को, इक्वल रैंक की फ्रेजेस को, इक्वल रैंक के वर्ड्स को जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या करते हैं? दीज फॉर्म सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, दीज फॉर्म सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। इनका काम होता है सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को फॉर्म करना। तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं उनका काम होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉर्म करना। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या काम करती हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का, एडवर्ब का या नाउन का काम करती हैं। मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉजेस वो होती हैं जो सेंटेंसेस में, ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन का रोल प्ले करें। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का काम होता है टू फॉर्म सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। फैन बॉयज जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, इनका काम होता है टू कनेक्ट द सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक। अब इसके बाद में मैं इनके टाइप्स एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूं। देखिए, क्या कलर चूज करें? देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की 4 सब कैटेगरीज होती हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो है बच्चे, इनकी 4 सब कैटेगरीज होती हैं। एक क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरा अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, तीसरा एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, और चौथा इलेटिव, ILLATIVE, इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं बच्चे, इनकी 4 सब कैटेगरीज होती हैं। 4 सब कैटेगरीज होती हैं। 4 सब कैटेगरीज इनकी होती हैं, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। एक बात बताओ तुम लोग, हालांकि इसका जो मैं पूछ रहा हूं पढ़ाई से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी बताओ, ये आज मेरी राइटिंग सही लग रही है? हैंड राइटिंग, आई हैवंट डन एनीथिंग एक्सेप्शन, मतलब मैंने कुछ एक्सेप्शनल नहीं किया। आई हैव जस्ट ट्राइड चेंज द, क्या कहेंगे इसे, पेन कहेंगे, ठीक है, बस ये मैंने आज चेंज कर दिया। देखो देखो, इज द हैंड राइटिंग बेटर देन द प्रीवियस क्लास? क्या आज मेरी हैंड राइटिंग जो है वो पिछली क्लास की हैंड राइटिंग से थोड़ी सी बेहतर है? मुझे तो लग रही है, पता नहीं तुम लोगों को लगेगी नहीं। हैव यू अंडरस्टैंड नहीं बेटा, हैव यू अंडरस्टूड लिख दे। हैव यू अंडरस्टैंड मत लिख, हैव यू अंडरस्टूड लिख दे। अंडरस्टूड होती है थर्ड फॉर्म। ये लो, कलर ही चेंज हो गया।
अबे ये मैं थोड़ा सा आई सही बना दूं, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सोचेगा पता नहीं क्या है। इलेटिव है, इसीलिए बड़ाई नहीं करनी चाहिए, हैंड राइटिंग की बड़ाई की गड़बड़ शुरू हो गई। इलेटिव बच्चों, ठीक है ना? वो एक कह रहा सेम है, अबे सेम नहीं है, सुधर गई है पहले से, ध्यान दिया करो थोड़ा सा। अब देखो क्यूमुलेटिव वो कंजंक्शंस होते हैं जो जोड़ने का काम करें। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन बेटा वो होता है, क्यूमुलेट का मतलब भी समझते हो तुम लोग, अक्यूमुलेट जैसे होता है ना, अक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, जमा करना। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है, ठीक है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जोड़कर कंपाउंड बना दे, मतलब उनके कंपाउंड्स बना दे, ठीक है। इंग्लिश में फिलहाल में एक ही ऐसा कंजंक्शन होता है, एंड। एंड जो है वो एक इंग्लिश का एकमात्र क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। इंग्लिश में एक ही ऐसा कंजंक्शन होता है जिसका हम यूज करते हैं वर्ड्स और फ्रेजेस को जोड़कर कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो देयर इज ओनली, हाँ अपने आप तारीफ नहीं करनी चाहिए, मैंने कर ली हो, चलो कई बार टसन भारी पड़ जाता है, क्या करेंगे। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन इंग्लिश में एक ही होता है बच्चों, एंड, ठीक है। उसके बाद में आ गया अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब समझते हैं आप? अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल, विकल्प, या तो ये या फिर वो। तो ऐसे कंजंक्शंस जिनका यूज हम अल्टरनेटिव्स को कनेक्ट करने के लिए करते हैं, वो भी वो दो होते हैं इंग्लिश में, एक होता है और एक होता है नॉर। एक और हो गया और एक नॉर हो गया। तो ये दोनों होते हैं इंग्लिश के अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें दो अल्टरनेटिव्स को एक साथ में कनेक्ट करना हो। बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम क्या है? दोनों कंपाउंड बन गए। राम एक नाउन हो गया, श्याम एक नाउन हो गया, दोनों को मिला दिया तो वो उनका कंपाउंड बन गया, राम एंड श्याम। अच्छा, राम और श्याम में क्या है कि ये दोनों अल्टरनेटिव हैं, या तो फिर राम या फिर श्याम, ठीक है। तो और नॉर जो होते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं। इनका यूज हम विकल्प को, मतलब जो विकल्प होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। एडवर्सेटिव में आ जाते हैं। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। एडवर्स का मतलब क्या होता है? एडवर्स का मतलब होता है विच इज नॉट नॉर्मल, समथिंग अब नॉर्मल, ठीक है, जो विपरीत है, ऑपोजिट है। अगर मान लो हम कभी कोई दो ऐसे वर्ड्स को या ऐसे फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करना चाहें जो कि विपरीत हैं, विपरीत का मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं, डिफरेंट उनके फीचर्स हैं या एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो उनके लिए हमें कंजंक्शन एडवर्सेटिव लिखने पड़ते हैं। इंग्लिश में एडवर्सेटिव कंजंक्शन दो होते हैं, बट और येट। बट और येट। तो अगर हमें ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस जोड़ने पड़े जो कि अब नॉर्मल है, जो नॉर्मल नहीं है, एक्सेप्शनल है, ठीक है, तो उनके लिए हम बट और येट का यूज करेंगे। उसके बाद में आगे इलेटिव। इलेटिव का मतलब इन्फ्रेंस होता है। इलेटिव का मतलब होता है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब होता है निष्कर्ष। जैसे हमने कुछ होते हुए देखा तो उससे हमने कुछ निष्कर्ष निकाल लिया कि इसका मतलब ये हुआ होगा कि भाई हमने देखा एक आदमी डिस्पेंसरी के बाहर लाइन में खड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमने उससे निष्कर्ष ले लिया। इन्फ्रेंस का मतलब निष्कर्ष होता है, तो हमने उससे ये निष्कर्ष निकाल लिया कि जरूर बीमार रहा होगा, दवा लेने आया है। तो ये हमारा इन्फ्रेंस है कि मतलब हमने उसको लाइन में लगे देखकर ये मान लिया कि ये दवा लेने आया, बीमार रहा होगा, ठीक है। या कोई आदमी हमने देखा, उसके बहुत पसीना पसीना निकल रहा है, हाफ रहा है, ठीक है, तो हमने आइडिया लगा दिया कि भाई इसने बहुत आज काम किया, थक गया, ठीक है, थका हुआ है। तो इस तरीके की सिचुएशंस जिनमें हमें अपना इन्फ्रेंस या अपना कंक्लूजन लिखना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम इलेटिव कंजंक्शन यूज करते हैं। इंग्लिश में दो होते हैं, सो एंड फॉर। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं एक बार, कि इंग्लिश में जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं उनको याद रखने का एक निमोनिक होता है फैन बॉयज। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, फैन बॉयज, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो फैन बॉयज होते हैं, ठीक है, पढ़ भी लेना चाहिए, सबको याद भी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इस अपनी नॉलेज को थोड़ा सा और रिफाइन कर लो, थोड़ा सा रिफाइन कर लो। क्या रिफाइन कर लो? कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं इनकी अपनी 4 सब कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, एक क्यूमुलेटिव, एक अल्टरनेटिव, एक एडवर्सेटिव और एक इलेटिव, ठीक है। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़कर कंपाउंड बनाते हैं। इंग्लिश में एक ही ऐसा कंजंक्शन होता है जो कंपाउंड्स बनाने का काम करता है, जो है एंड, ठीक है। अल्टरनेटिव वो कंजंक्शंस होते हैं जिनका यूज हम दो ऑप्शंस को एक साथ में लिखने के लिए यूज करते हैं, कि जब हमें दो ऑप्शंस एक साथ लिखने हो। इंग्लिश में दो होते हैं, और नॉर, ठीक है। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जिनका यूज हम तब करते हैं जब हमें किन्हीं ऐसे दो वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को एक साथ में लिखना हो जो कि विपरीत स्वभाव के हैं, मतलब जिनका नेचर या बेसिक एट्रीब्यूट डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है।
बट और येट, दो होते हैं ऐसे कंजंक्शन जिनका यूज हम एडवर्सेटिव रिलेशंस के लिए करते हैं। इलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो हमारे पर्पस को, ठीक है, मतलब रीजन को या पर्पस को एक्सप्रेस करते हैं। ये भी इंग्लिश में दो होते हैं, सो एंड फॉर। तो कुल मिला के आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हो गए। अब आ जाते हैं जरा सबऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में क्या है, जिस तरीके से ये जो आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, इसी तरीके से हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब मैं यहां पे डिटेल में नहीं लिखूंगा, लेकिन असल में देखिए होता क्या, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं ना, इनमें से कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो टाइम को रेफर करने के लिए लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लेस के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कंडीशन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो रीजन को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिजल्ट के लिए यूज किए जाते हैं। तो मतलब इनकी बहुत ज्यादा कैटेगरीज होती हैं, इनकी कैटेगरीज होती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। इनमें से जैसे टाइम का कंजंक्शन है, अब टाइम में भी सब कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है। देयरफॉर इज नॉट अ कंजंक्शन, पंकज भैया, देयरफॉर इज नॉट अ कंजंक्शन, देयरफॉर इज एन एडवर्ब। मैं एक बात शुरू में बता देता हूं, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। अगर तुम में से कोई बच्चा ये मानता है कि देयरफॉर कंजंक्शन है, दस कंजंक्शन है, हाउएवर कंजंक्शन है, नेवरदलेस कंजंक्शन है, अदरवाइज कंजंक्शन है, तो मैं उसको बता दूं दीज आर नॉट कंजंक्शंस बच्चे, दीज आर एडवर्ब्स, दीज आर एडवर्ब्स। ये एडवर्ब्स होते हैं, ये कंजंक्शन नहीं होते, ठीक है। सारे बच्चे यहां पे ध्यान रखेंगे कि देयरफॉर, दस, अदरवाइज, हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, ठीक है, these words are not conjunctions, these words are adverbs, adverbs होते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज तुम्हारा कंजंक्शन, ये जो आप बच्चे क्या पूछ रहे थे, मैं भूल ही गया जल्दबाजी के चक्कर में, क्या है ये, देयरफॉर किस में आएगा, तो देयरफॉर किसी में नहीं आएगा, ठीक है। देयरफॉर किसी, पर्पस के बाद में बेटा रिजल्ट है, रिजल्ट, ये रिजल्ट है। हाँ, मैं बताने आपको जा रहा था, जैसे टाइम का कंजंक्शन है, अब हम कंजंक्शन ऑफ टाइम की बात करें तो व्हेन है, बिफोर है, अंटिल है, एज लॉन्ग एज है। तो आप अगर देखोगे ना तो टाइम की भी सब कैटेगरीज होती हैं। कैसे सब कैटेगरीज होती हैं कि कुछ कंजंक्शंस ऐसे जो उस टाइम को रेफर करते हैं जो पहले हुए टाइम को रेफर कर रहे हैं, काम से पहले के टाइम को रेफर कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो बाद वाले के लिए रेफर कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो ड्यूरेशन को रेफर कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो पॉइंट को रेफर कर रहे हैं। तो इनका होश पोश बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं आपको क्या करता हूं, इंग्लिश में जो कॉमनली सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो और उनकी कैटेगरीज बता देता हूं, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे कि, जैसे देखो, इफ, ठीक है, अनलेस, अंटिल, देन, दैट, द, एज, because, as soon as, ठीक है, as long as, after, before, when, why, how, etc। एक छोटी सी बात जो यहां पे सारे बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, एक छोटी सी बात है जो सारे बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए। वो क्या बात है कि WH फैमिली वर्ड्स जो होते हैं, जैसे वेयर है, वाई है, हाउ है, ठीक है, ये हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही होते हैं। यहां तक क्लियर? चलो फिर से एक बार बता देता हूं, इंग्लिश में जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ वगैरह वगैरह, ठीक है, हाँ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं WH फैमिली वर्ड्स, जब भी आप इन्हें एज ए कंजंक्शन यूज करोगे तो सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही होंगे। तो कुल मिला के इस समय जो बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है ना, ये कंजंक्शंस का बेसिक्स है, ठीक है, मतलब ये बेसिक्स है, ये आपको इतना पहले पता होना चाहिए कंजंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले। अगर आपको इतना पता है, ठीक है, तो उसके बाद में जो कंजंक्शंस के हम यूजेस डिस्कस करेंगे वो सारे समझ में आते रहेंगे और जो नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे कंजंक्शन के वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक बार इसको क्लियर कर लें,
हद हो गई भाई, हद हो गई। एज सुन एज के बाद में क्या लिखा बेटा? एज सुन एज के बाद में लिखा हमने एज लॉन्ग एज। देखो ये एज लॉन्ग एज है, ये आफ्टर है, ये बिफोर है, ठीक है। ये एज सुन एज है, ये बिकॉज है, ये एज है, ये दो है, ये इफ है, ये अनलेस है, ये अंटिल है, ये देन है, ये दैट है। पर्पस के बाद में रिजल्ट लिखा बेटा, पर्पस के बाद में लिखा हुआ रिजल्ट, पर्पस के बाद में रिजल्ट लिखा हुआ है। चलें, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो भाई, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बस अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एडवर्सेटिव बता दूं बेटा, हम शुरुआती एडवर्सेटिव से करेंगे, हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत ही वहीं से हो रही है, ठीक है। चलो एक बार मैं सारी चीजें फिर से एक बार बोल देता हूं, ओरली एक बार मैं जल्दी से सारी चीजें बता देता हूं, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। कंजंक्शंस इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस या क्लॉजेस को जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। दो तरीके के कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेट और एक सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं, जो जिन ऐसे वर्ड्स को जोड़ते हैं जिनका रैंक सेम हो, ठीक है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए लिखे जाते हैं। यहां तक क्लियर? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन चार टाइप के होते हैं, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, रिलेटिव। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन वो होते हैं जो कंपाउंड्स बनाते हैं वर्ड्स को जोड़कर, एक ही होता है इंग्लिश में फिलहाल में एंड, ठीक है। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो कि दो ऑप्शंस को एक साथ में कनेक्ट करने के लिए लिखे जाते हैं, और नॉर दो होते हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो विपरीत टाइप के सेंटेंसेस को, मतलब ऐसे वर्ड्स को, ऐसे फ्रेजेस को जो एक दूसरे से अपोजिट हो, ठीक है, मतलब जिनका जो कॉम्बिनेशन है वो मतलब अबनॉर्मल कॉम्बिनेशन हो, नॉर्मल ना हो, तो उनके लिए हम बट और येट का यूज करते हैं। इलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो हमारे रीजन को, हमारे पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए लिखे जाते हैं, वो भी एग्जांपल की मदद से आप समझ जाओगे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं, ठीक है, ये इसमें से कुछ ऐसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं जो टाइम के लिए, कुछ प्लेस के लिए, कुछ कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ कंडीशन, रीजन, पर्पस और रिजल्ट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कॉमनली यूज होने वाले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इफ, अनलेस, अंटिल, देन, दैट, दो, एज, बिकॉज, एज सुन एज लॉन्ग एज, आफ्टर, बिफोर, वेयर, व्हाई, हाउ। एक छोटी सी बात सारे बच्चों को ध्यान रखनी की, जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, अगर आप इनको कभी भी एज ए कंजंक्शन यूज करोगे तो ये सारे हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही होंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? चलो आइए बेटा, ये जो आप एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हो ना, बट नॉट क्या है, बट नॉट क्या है, दैट डिपेंड्स, दैट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है कंजंक्शन के तरीके से यूज कर रहे हो या प्रीपोजिशन के तरीके से। चलो अब देखो आपके सामने बोर्ड पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि कंजंक्शन एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें बेसिक्स सबसे कम होते हैं और यूसेज बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब हम इनके सारे यूसेज जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले दो क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे नजर आएंगे। वी फाउंड दैट कैंडिडेट ऑनेस्ट एंड अ हार्ड वर्कर। चल, वी फाउंड दैट कैंडिडेट ऑनेस्ट एंड अ हार्ड वर्कर। कोई भी बच्चा जल्दी से इस फर्स्ट सेंटेंस में जो मिस्टेक है उसको आइडेंटिफाई करके उसको आंसर कमेंट करे, जल्दी से, बहुत जल्दी। We found that candidate honest and a hard worker. कमेंट फास्ट। कंजंक्शन स्टार्ट हो गया बेटा। कंजंक्शन के बेसिक्स उतने ही थे जितने मैंने आपको फर्स्ट 20-30 मिनट्स में बता दिए, 20 मिनट्स में बता दिए। कंजंक्शन के बेसिक्स हो गए। अब उतने अगर आपको समझ में आ गए, वो बातें क्लियर आ गई, ठीक है, तो फिर बस अब स्टार्ट। रिमूव दैट फाउंड ट्रांसिटिव वर्ब। बेटा ईश्वर ने दिमाग दिया है तो थोड़ा सा यूज किया करो, मतलब इसको बचा के मत रखो, ये कोई म्यूजियम में नहीं रखा जाएगा बाद में। इसको यूज करो लाइफ में, बेहतर सीखने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अच्छा सीखने के लिए, अच्छा कमाने के लिए, अच्छा बनने के लिए। इस दिमाग का यूज करो। इसको तुम मतलब ऐसे रख रखा यूज ही नहीं करते हो, ऐसे नहीं काम चलेगा। वो एक चिल्ला रहा है कि दैट हटा दो, फाउंड ट्रांसिटिव वर्ब होती है। अरे पागल आदमी, एक चीज सोचो, अगर फाउंड ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ठीक है,
अगर फाउंड ट्रांसिटिव वर्ब होती है, मैं कहता हूं चलो फाउंड ट्रांसिटिव वर्ब है, इसकी वजह से तुम दैट हटाना चाहते हो, तो अगर दैट को तुम कंजंक्शन मान रहे हो भले आदमी, तो ये जो दैट के साथ लिखी गई क्लॉज है तो नाउन क्लॉज बन जाएगी, नाउन क्लॉज हो जाएगी तो इस फाउंड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगी, तो तुम क्यों दैट हटा रहे हो? अगर दैट को तुमने कंजंक्शन मान लिया गलती से तो क्यों हटाना चाह रहे हो? दैट के साथ लिखी गई क्लॉज होती है वो इसका फाउंड का ऑब्जेक्ट बन जाएगी। चलो अच्छा, और अदरवाइज देखो भाई, ये जो दैट है ये डिटर्मिनर है। मुझे यही बात बच्चों की कई बार समझ में नहीं आती कि वो कभी भी किसी चीज को गलत मानने से पहले एक बार सोचते क्यों नहीं है कि क्या पता वो खुद ही गलत हो। नहीं सोचते। चलो आज अब मैं आंसर बताता हूं, मैं बताता हूं, सुनो मेरी बात सुनो, सारे बच्चे ध्यान से बात सुनना। ये एंड हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। ये एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं, यही पढ़ा। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ठीक है। अ हार्ड वर्कर नाउन है, ये तो जोड़ नहीं पाएगा इन्हें, ये तो गलत हो गया भाई। एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, एंड बात सुन लो, तुम लोग गलत कमेंट कर रहे हो, तुम्हारे आंसर सही नहीं है, ठीक है बच्चे, तुम लोगों के आंसर्स जो है वो सही नहीं है, तुम लोगों के आंसर्स गलत हैं। अब हाँ, एक बच्चे का देखो अब सही आ गया, अब इसको खींच दिया। ये बड़ी अच्छी बात मैंने एक नोटिस की है बच्चों के साथ। जैसे कोई बच्चा थोड़ा सा मतलब आप उससे पूछो तो गलत आंसर बता रहा है, नहीं सही बता पा रहा है, ठीक है, उसको एक बार खींच दो, अनसेंट कह दो, पता नहीं एकदम से सही आंसर बताना शुरू कर देता है। मतलब मैं तो ऑफलाइन में इस तकनीक का बहुत ज्यादा यूज करता हूं, मैं तो इसका भरपूर प्रयोग करता हूं अपनी क्लास में, इस तकनीक का, कि कोई बच्चा जो ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है, पूरा ध्यान नहीं दे रहा है चीजों को समझने में, जल्दबाजी में आंसर कर रहा है, जल्दी से बिना सोचे समझे आंसर बता रहा है, उसको खींच दो, ठीक है, और फिर देखो एकदम सटाक से बताता है आंसर, सही बताएगा एकदम से। आ जाओ यहां देखो बेटा, ये जो एंड है ना, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के वर्ड्स को जोड़ते हैं। तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, अ हार्ड वर्कर नाउन है, तो गलत हो गया क्योंकि ये दोनों सेम रैंक के तो वर्ड है नहीं। ये एडजेक्टिव है, वो नाउन है, तो या तो दो नाउन को जोड़ो या दो एडजेक्टिव को जोड़ो, ठीक है। तो आप दोनों को एक साथ तो नहीं जोड़ सकते, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। अब हमें इसे सही करना है। अब सही करने का तरीका क्या है? या तो दो एडजेक्टिव जोड़ो या दो नाउन जोड़ो। अब जैसे जो ऑनेस्ट है ये एडजेक्टिव है, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, कैंडिडेट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो अगर ये एडजेक्टिव है तो एंड के बाद भी हमें एडजेक्टिव ही लिखना चाहिए। हार्ड वर्कर नाउन होता है, तो इसको आप हटा के इसकी जगह एडजेक्टिव लिख दीजिए। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म हार्ड वर्किंग होती है, तो ये आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चे हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब मैं आपको इसी बात को एक और तरीके से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले दो वर्ड लिख रहा हूं, उनको ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। एक वर्ड है हार्ड वर्क, एक वर्ड है वर्क हार्ड, ये दो है, ठीक है, लेकिन चलो दो और लिख देता हूं। एक वर्ड है हार्ड वर्किंग और एक वर्ड है हार्ड वर्कर। ये वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, कॉमन एरर्स में, इस तरीके के क्वेश्चंस में अक्सर आते रहते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो बहुत ज्यादा आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये वर्ड्स ना एक बार आप सारे बच्चे ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखोगे? कि हार्ड वर्क एक नाउन है, हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनत, नाउन है। वर्क हार्ड एक वर्ब है, वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना, ठीक है। हार्ड वर्किंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मेहनती। हार्ड वर्किंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मेहनती। हार्ड वर्कर एक नाउन है जिसका मतलब है मेहनत करने वाला। हार्ड वर्कर एक नाउन है जिसका मतलब है मेहनत करने वाला। हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब है मेहनती। वर्क हार्ड एक वर्ब है जिसका मतलब है मेहनत करना। हार्ड वर्क एक नाउन है जिसका मतलब है मेहनत, ठीक है। कैन वी राइट एन ऑनेस्ट एंड नहीं, आप एन ऑनेस्ट नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते बेटा। ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव, यू कैन नॉट यूज आर्टिकल विद दैट, ठीक। आप उसके साथ आर्टिकल नहीं यूज कर सकते। तो यहां पर ये बातें ध्यान रखनी है। अब जैसे हमने देखा कि भाई ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, हार्ड वर्कर नाउन है, तो एडजेक्टिव और नाउन को ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ नहीं सकता, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। आपने क्या किया? हार्ड वर्कर हटाया, उसकी जगह हार्ड वर्किंग लिख दिया, लो सही हो गया एकदम सेंटेंस, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा। देवी जी आपने क्या करा? इतनी मैंने मेहनत करी, मतलब मैंने क्या, सबने मेहनत की। खैर हमने 20-25 मिनट बैकग्राउंड पूरा बनाया क्वेश्चन को समझने का, और तुमने 1 मिनट में कह दिया कि नहीं कुछ समझ में नहीं आया, सब बराबर कर दिया। आपने लेट ज्वाइन किया सेशन, क्या शुरू से ज्वाइन करना चाहिए ना। मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट से, आई जस्ट डिमांड 3 थिंग। वैसे तो मैं कुछ डिमांड नहीं करता, ऑनलाइन में मैं क्या डिमांड करूंगा? मैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे क्या डिमांड कर सकता हूँ? कुछ नहीं डिमांड करता, ठीक है।
कौन सा मेरा डिमांड करने से डिमांड फुलफिल हो जाएगी, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के पर्पस है, मतलब एक फॉर्मेलिटी करनी होती है ना, तो फॉर्मेलिटी के लिए मैं बच्चों से कहता हूं कि मैं बस आपसे 3 चीजें चाहता हूं, डिमांड में कुछ नहीं करता, ठीक है। सीखना है आपको, फॉलो करो इन चीजों को, नहीं सीखना है मत करो, ठीक है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो बच्चे उन 3 आदतों को अपने अंदर रखते हैं वो बेहतर सीखते हैं, बढ़िया सीखते हैं। क्या 3 आदतें? पहली चीज रेगुलरिटी, यू हैव टू बी रेगुलर। अगर आपको वास्तव में सीखना है तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा। क्लासेस मिस करोगे, एक आधा लेक्चर बीच में मिस करोगे तो सीख नहीं पाओगे, आपस में कनेक्ट नहीं कर पाओगे। यू हैव टू बी रेगुलर, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू मेंटेन एज ए स्टूडेंट। सेकेंड थिंग, यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल। आपको पंक्चुअल होना है। क्लास लेट हो जाए शुरू, आप ना लेट आओ, आप टाइम से एकदम बैठ जाओ, ठीक है। तीसरा, बी डिसिप्लिन, बी डिसिप्लिन, ठीक है। ये इधर उधर के बच्चे बात करते हैं ना, मुझे इनका सबका पता है ये क्या करेंगे, तो मैं चाहता हूं एक आप डिसिप्लिन रहो, रेगुलर रहो, पंक्चुअल रहो, इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखोगे, ठीक है। देखिए, तो ये जो एंड है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव था, हार्ड वर्कर नाउन था। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के वर्ड्स को जोड़ते हैं। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, हार्ड वर्कर नाउन है, तो इन दोनों को ये जोड़ नहीं सकता क्योंकि ये दोनों वर्ड्स अलग अलग रैंक के हैं, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। हार्ड वर्कर की जगह आप हार्ड वर्किंग लिख दीजिए, ठीक है। फिर मैंने कहा कि जब आप हार्ड वर्कर और हार्ड वर्किंग का डिफरेंस समझ ही रहे हो, इतनी तो मेहनत कर ही रहे हो वैसे ही हार्ड वर्कर और हार्ड वर्किंग का डिफरेंस समझने के लिए, तो फिर भैया ये 2 वर्ड और हैं, इनको भी समझ लो। एक हार्ड वर्क है और एक वर्क हार्ड है। जब हार्ड वर्किंग और हार्ड वर्कर का डिफरेंस हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो वर्क हार्ड और हार्ड वर्क का भी कर लो। पेपर में बेस्ट कई बार इन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनके लिए भी पहले से तैयार हो जाओ कि हार्ड वर्क नाउन है जिसका मतलब है मेहनत, वर्क हार्ड वर्ब है जिसका मतलब है मेहनत करना, ठीक है। अब कोई बच्चा पूछेगा इस पे बेस्ट पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो मैं बताता हूं बेटा, ये तो मेरा काम है, मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो मैं यहां पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं। एक सेंटेंस, वी डू वर्क हार्ड, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, वी डू हार्ड वर्क, ठीक है। बताओ कौन सा सेंटेंस गलत, ए या बी? वी डू हार्ड वर्क, सॉरी वी डू वर्क हार्ड ये सही, या वी डू हार्ड वर्क वो सही? जल्दी से बताओ, ए और बी में से कौन सा सही? पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है बच्चों को ये नहीं पता होता। जब बच्चे को ये नहीं पता होता पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो फिर वो उस कॉन्सेप्ट को सीखना नहीं चाहता। वो सोचता है हमें तो पता ही नहीं पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो हम क्यों सीख लें। तो मैं आपको बता रहा हूं, सीखो। जैसे मैंने 2 सेंटेंस लिखे, वी डू वर्क हार्ड और उसमें ही लिख दिया बेटा। एक मिनट, इसको ही नहीं, इसको भी वी करना है, इसको भी वी करना है, ही गलती से हो गया था। चलो बताओ ए और बी में से कौन सा गलत? वी डू वर्क हार्ड ये गलत, या वी डू हार्ड वर्क ये गलत? पता ही नहीं चलता, कमेंट कैसे करते हो कुछ समझ में नहीं आता, सही बता रहे हो कि गलत बता रहे हो, तुम्हारा कुछ समझ। ए लिख दिया, अबे ए को क्या माने कि ए को तुम सही मान रहे हो या गलत मान रहे हो, ये तो बताओ बेटा। अब भाई कमेंट कर रहे हो तो ये बताओ ना कि जो तुमने ऑप्शन लिखा है वो तुमने गलत उसको माना है या सही माना है? फर्स्ट वन इज राइट एंड द अदर वन इज रॉन्ग। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे कमेंट से तो मेरे आंसू ही आ गए आज, रुला ही दिया। अबे सुधर जाओ, ऐसे तुम इंग्लिश सीख चुके हैं, ठीक है। बट अबे ऐसे नहीं सीख पाओगे इंग्लिश बेटा, ये दोनों सही है। ये दोनों ही सही है। मैं क्या कहता हूं, मेरा काम है बच्चों को कंफ्यूज करना। आई डू दैट। मेरा काम है बच्चों को कंफ्यूज करना, फिर उस कंफ्यूजन से बाहर निकालना भी मेरे काम है, ठीक है। तो मैं ही कंफ्यूज करूंगा और मैं ही उस कंफ्यूजन का सोल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है, क्योंकि तुम लोग खोपड़ी ज्यादा यूज करते हो। अब खोपड़ी ज्यादा यूज करते हो तो खोपड़ी ज्यादा यूज करने में तो गड़बड़ होती है। यू हैव टू बी कूल, यू हैव टू बी कूल। काम एंड कूल रहोगे ना तो गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। हाँ, काम एंड कूल रहोगे तो गलतियां नहीं होंगी, जल्दबाजी में जाओगे ना तो गलतियां होंगी। अब ये दोनों सही है। कैसे दोनों सही है देखो समझना। ये दोनों इसलिए सही है बेटा क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सारे लोग ये बात जानते होगे कि जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। डू जो है बेटा ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, ठीक है। ये तो सबको पता है ना कि डू हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों ही होती है। अब देखो यहां पर हमने लिखा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड क्या है? वर्ब है। अगर ये वर्क हार्ड वर्ब है तो हम इस डू को हेल्पिंग वर्ब मान लेंगे।
अब कोई बच्चा सोचेगा कि भाई डू हेल्पिंग वर्ब तो यूज होती है नेगेटिव सेंटेंस में, डू हेल्पिंग वर्ब यूज तो होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, तो फिर ये इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में क्यों आ गई? तो मैं बताता हूं। डू का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं जब हमें किसी एक्शन को एम्फेसाइज करना होता है तब। जैसे मैंने कहा आई डू नो यू, मैं तुम्हें जानता तो हूं, ठीक है। अगर मैं किसी से कहूं आई नो यू कि मैं तुम्हें जानता हूं, ये सिंपल है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं आई डू नो यू, आई डू नो यू का मतलब मैं इस बात को स्ट्रेस कर रहा हूं कि मैं तुम्हें जानता हूं, आई एम स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट, ठीक है, इस फैक्ट को स्ट्रेस किया जा रहा है। या जैसे मैं कहूं ही वॉचेस मूवीज, ही वॉचेस मूवीज, तो ये नॉर्मल बात हो गई कि वो मूवीज देखता है। अगर मैं कह दूं ही डज वॉचेस मूवीज, ठीक है, ही डज वॉचेस मूवीज, तो ही डज वॉचेस, ही डज वॉच मूवीज। अगर मैं कह दूं ही डज वॉच मूवीज, तो डज वॉच मूवीज का मतलब हो गया कि हम इस बात को स्ट्रेस कर रहे हैं कि मूवी देखता तो है, क्यों ये मान रहे हो कि नहीं देखता, देखता है मूवी, ठीक है। तो ये जो डू है ना बच्चे, ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्क हार्ड मेन वर्ब है। अच्छा, अगर मैं लिख दूं भी डू हार्ड वर्क, तो ये हार्ड वर्क नाउन हो गया, ठीक है, और डू ये मेन वर्ब हो गई, तो ये दोनों सेंटेंस सही हो गए, ठीक है, दोनों सही हो गए। चलो खैर कोई बात नहीं, फिर मैं दो क्वेश्चन और तुम लोगों से इसी बात पे पूछ लेता हूं। एक ऑप्शन है सी, सी ऑप्शन में मैंने लिखा वी कैन वर्क हार्ड, और एक मैंने लिखा डी, डी में लिख दिया वी कैन हार्ड वर्क। चलो अब बताओ आप कौन सा सही, सी या डी, या दोनों सही, या कोई नहीं सही, सारे गलत। वी कैन वर्क हार्ड, वी कैन हार्ड वर्क, कौन सा सही कौन सा गलत, जल्दी से बताइए। ए और बी तो दोनों सही हो गए, और हो भी जाते हैं हम कंफ्यूज। सी और डी बताइए, वी कैन वर्क हार्ड, वी कैन हार्ड वर्क, दोनों सही है दोनों गलत? दोनों। वो देखो किसी ने अपनी फोटो बना के कमेंट कर दिया, अरे बेटा क्यों अपनी फोटो बना रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो। मैं क्वेश्चन आंसर का सही गलत का आंसर पूछ रहा हूं, तुम अपनी फोटो बना रहे हो। ऐप में टाइम, ऐप पर मेरी क्लास 7:15 बजे से होती है, 6 से 7 मेरा रैंकर्स बैच होता है, और 7:15 बजे से ऐप पर क्लास होती है एसएससी कोर्सेज में। अब देखो कह रहा दोनों सही, नहीं बेटा अब दोनों नहीं सही। अब क्यों नहीं दोनों सही? डू हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों ही होती है, लेकिन कैन केवल हेल्पिंग वर्ब होती है, कैन मॉडल होता है ना, तो ये कैन यहां भी हेल्पिंग वर्ब है और ये कैन यहां भी हेल्पिंग वर्ब है। कैन बेटा वर्ब नहीं होती, कैन केवल मॉडल होता है, ठीक है। तो ये कैन हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मेन वर्ब आएगी। वर्क हार्ड वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाएगी। हार्ड वर्क नाउन है, नाउन को हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख नहीं सकते क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब लिखनी पड़ती है, तो ये डी ऑप्शन गलत हो गया और सी ऑप्शन सही हो गया। अब ये क्लियर हुआ, अब ये क्लियर हो गया पॉइंट सबको, ठीक है। तो सी सही है, डी गलत है, और यहां पर ए और बी दोनों गलत सही थे, तो यहां पर ए और बी दोनों सही है, यहां पर केवल सी सही है और बी गलत है, सॉरी डी गलत है, ठीक है। चलो तो ये आपको सीखनी चाहिए बातें। तो हम जैसे हार्ड वर्किंग और हार्ड वर्कर को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने सोचा लाओ भाई वर्क हार्ड और हार्ड वर्क है ये भी समझा दो बच्चों को, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन इन पे भी बेस्ड आते हैं। अब जब बच्चे 2 वर्ड सीख रहे हैं तो 2 से 4 सीख लेंगे। चलो आ जाओ, फिर से वापस आते हैं कंजंक्शन पे, फिर से हम वापस आते हैं कंजंक्शन पे, ठीक है। चलो तो ये जो हमारा सेंटेंस था 1, ये आंसर हो गया। अब आ जाओ 2 पे। द मैन ऑन द नेक्स्ट सीट वॉज स्ट्रॉन्ग बट कवर्ड। अब हमने कहा जो अगली सीट पे बैठा हुआ आदमी था, द मैन ऑन द नेक्स्ट सीट, अगली सीट पे बैठा हुआ आदमी जो था वो स्ट्रांग था लेकिन कायर था, मतलब स्ट्रांग बट कवर्ड। तो अब देखो ये दोनों अपोजिट टाइप की क्वालिटीज हैं। मान लो कोई पर्सन स्ट्रांग है तो उससे एक्सपेक्टेड क्या होता है कि भाई स्ट्रांग है तो ब्रेव होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे उल्टा है, यहां पे क्या है, एक ऐसा पर्सन जो स्ट्रांग है लेकिन कवर्ड है। तो ये दोनों क्वालिटीज का पेयर जो है नॉर्मल पेयर तो है नहीं, ये तो अपोजिट टाइप की क्वालिटीज हैं एक साथ में। चलिए अब हमने देखो इनके लिए कंजंक्शन कौन सा यूज किया, बट। बट कैसा कंजंक्शन होता है, बट कैसा कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कैसे वर्ड्स को जोड़ते हैं, सेम रैंक के वर्ड्स। सेम रैंक का मतलब क्या होता है, सेम रैंक का मतलब होता है या तो दोनों वर्ब हो, या दोनों एडजेक्टिव हो, या दोनों एडवर्ब हो, या दोनों नाउन हो, या दोनों सब्जेक्ट हो, या दोनों ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, यही होता है। अब यहां पे देखो स्ट्रॉन्ग वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग वर्ड एडजेक्टिव है तो कवर्ड वर्ड भी एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन ध्यान से देखो कवर्ड तो नाउन है। अब तुम में से जो बच्चे जानते हो ये बात ठीक है, जो नहीं जानते वो आगे ध्यान रखेंगे कि कवर्ड वर्ड जो होता है वो नाउन होता है, एडजेक्टिव नहीं होता है,
ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, जितने बच्चे इस समय इस सेशन को लाइव देख रहे हैं उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जूलियस सीजर ड्रामा पढ़ा है, जिन्होंने कुछ साल पहले यूपी बोर्ड से 12th किया है, उन्होंने तो पढ़ा ही होगा। तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जूलियस सीजर ड्रामा पढ़ा है? स्कूल में रहा होगा ना सिलेबस में, ज्यादातर स्कूल्स में होता ही है वो, ठीक है। जूलियस सीजर ड्रामा किस किसने पढ़ा है शेक्सपियर का? काफी स्टेट बोर्ड्स में होता है, सिलेबस में होता है, स्टेट बोर्ड्स में लैंग्वेज के सिलेबस में होता है, ठीक है। मैंने पढ़ा है 11th में, ठीक है। हाँ, जूलियस सीजर पढ़ा मैंने। ये एक सिंगल वर्ड का आंसर तो इंग्लिश में लिख दिया करो भैया, एक सिंगल वर्ड में आंसर लिखते हो तो उसको इंग्लिश में लिख दिया करो। मैंने में 4 वर्ड 4 लेटर लिखे तो मैंने उसको इंग्लिश में लिख दो, मी लिख दो, आई लिख दो, मी लिख दो। थोड़ा सा पढ़ा था, चलो थोड़ा सा पढ़ा था, काफी उतना। जूलियस सीजर में एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है? कवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। जूलियस सीजर की जो वाइफ होती है ना कैलिफोर्निया, वो उसको रोकती है कि सीनेट की मीटिंग में मत जाओ। उसको मतलब एक बुरा सपना आया होता है, उसने सपना देखा होता बुरा, तो उसको ऐसा लगता है कि जो सीनेटर्स हैं, कंस्पिरेटर्स हैं, वो उसको जूलियस सीजर को मार देंगे, तो उसको जाने से रोकती है। जूलियस सीजर बहुत एम्बिशियस पर्सन होता है, वो किसी से डरता डराता है नहीं, ठीक है। तो वो बोलता है, अपनी वाइफ को बताता है, कवर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, कि कायर आदमी जो होता है ना अपनी मौत से पहले कई बार मरता है, बट द ब्रेव वंस। लेकिन जो ब्रेव होता है, बहादुर आदमी, लाइफ में एक ही बार मरता है। खैर बहादुर हो चाहे कोई भी हो, एक्चुअल में तो लाइफ में एक ही बार सबको मरना है, दूसरी बार मरने का मौका किसे मिलता है, ठीक है। लेकिन जो कायर आदमी होता है उसको बहुत बार मरना पड़ता है, वही अपनी वाइफ को समझाता है, ठीक है। तो यहां पे देखो, मैं जो आपको समझाना चाह रहा था, यहां देखो हमने कवर्ड्स वर्ड को सेंटेंस में सब्जेक्ट बना के लिख रखा है, लिखा है सब्जेक्ट, और प्लूरल फॉर्म में भी लिख रखा है। तो अगर प्लूरल फॉर्म में लिख रखा है, सब्जेक्ट बना के लिख रखा है, तो ऐसे समझ जाओ नाउन होगा। तो कवर्ड वर्ड नाउन होता है। अब दिक्कत क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, कवर्ड नाउन है, तो दोनों सेम रैंक के वर्ड तो है नहीं। अगर ये दोनों सेम रैंक के वर्ड नहीं है तो फिर बट जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है उन्हें जोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के वर्ड्स को जोड़ते हैं। तो ये दोनों सेम रैंक के तो है नहीं, अगर ये दोनों सेम रैंक के नहीं है तो इनको करो सेम रैंक का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो एडजेक्टिव है तो कवर्ड की एडजेक्टिव फॉर्म लिख दो। अभी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, उनका कमेंट बिल्कुल सही था, कवर्ड की एडजेक्टिव फॉर्म होती है कवर्डली। तो ये रहा हमारा आंसर। The man on the next seat was strong but cowardly. The man on the next seat was strong. हम तो क्लास ही नहीं करते थे, तभी तो आज क्लास पढ़नी पड़ रही है। स्कूल कॉलेज में अगर बच्चे इंग्लिश की क्लास पढ़ लें और टीचर सही से पढ़ा दें तो अब यहां नहीं पढ़नी पड़े ना। चलिए, ये जो आपको क्वेश्चंस मैंने समझाया ना, अब 2 क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से लिखता हूं। 2 क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, सारे बच्चों को उनके आंसर बताने। देखो, माय अंकल इज वेरी रिच yet miser। एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, द मैन whom we met was mad or a fool। चलो, ये 2 सेंटेंस है बच्चों, एक बार सही करोगे? देखो तो एक बार, एक और लिख देता हूं, एक और लिख देता हूं, ठीक है। माई फ्रेंड इज talented but optimist।
चलो चलिए सारे बच्चे आंसर बताइए। माई अंकल इज वेरी रिच येट माइजर, द मैन होम बी मेट वॉज मैड और अ फूल। ठीक है, वो या तो पागल था या वो मूर्ख था। माई फ्रेंड इज टैलेंटेड बट ऑप्टिमिस्ट, मेरा फ्रेंड जो है, एक मिनट, ये वर्ड मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ऑप्टिमिस्ट नहीं, मुझे पेसिमिस्ट लिखना था बच्चे, मतलब मैं लिखना चाह रहा था पेसिमिस्ट लेकिन लिख गया ऑप्टिमिस्ट। चलो अब बताओ आंसर। अब ये जो क्वेश्चंस है ना बच्चे, अब तुम लोग इनका आंसर बताओ। ऑल 3 क्वेश्चंस। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। माइजरली, फूलिश, बढ़िया। अब देखो यहां पर समझना सबसे पहले, ये जो येट है ये कंजंक्शन है, और है ये भी एक कंजंक्शन है, बट है ये भी एक कंजंक्शन है, ये तीनों कंजंक्शन है। और ये कैसे कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट। ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करते हैं? सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स। अब अगर हम सेम रैंक की बात करें तो ये जो रिच वर्ड है ये एडजेक्टिव है, माइजर वर्ड नाउन है, ठीक है, और मैड वर्ड एडजेक्टिव है, फूल वर्ड जो है ये नाउन है, ठीक है, टैलेंटेड वर्ड एडजेक्टिव है, पेसिमिस्ट वर्ड जो है ये नाउन है। तब तो गलत हो गया भाई। सबसे पहले हमने शुरुआत कहां से की? हमने शुरुआत की यहां से कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं। तो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स का मतलब यही होता है कि नाउन को नाउन से जोड़ना, वर्ब को वर्ब से जोड़ना, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ना, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ना, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ना, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ना। यही पढ़ना हमने। अब यहाँ पे देखो, अगर टैलेंटेड एडजेक्टिव है तो पेसिमिस्ट नाउन कैसे? ये तो गलत हो गया क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर जोड़ता है। तो अगर टैलेंटेड एडजेक्टिव है तो कंजंक्शन के बाद में लिखा गया वर्ड भी एडजेक्टिव होना चाहिए। तो पेसिमिस्ट तो नाउन होता है लेकिन इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है पेसिमिस्टिक। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं अगर तुम्हें अब तक ध्यान हो तो। इसमें आएगा आंसर पेसिमिस्टिक। फिर हमने लिखा था मैन हुम बी मेट वाज मैड और फुल। अब मैड एडजेक्टिव है तो और के बाद में लिखा गया वर्ड भी एडजेक्टिव होना चाहिए। फुल नाउन होता है तो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है फूलिश। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है बेटा? इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है फूलिश। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। फिर हमने लिखा माई अंकल इज वेरी रिच बट एट माइजर। अब रिच एडजेक्टिव है तो कंजंक्शन के बाद लिखा गया वर्ड भी एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन माइजर तो नाउन है तो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म लिख दीजिए माइजरली। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं फिर इसी बात पे। ये जो फिर उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा एक तरीके से। देखो लास्ट क्वेश्चन, द मैन behaved confidently and manly there। चलो, the man behaved confidently and manly there। जल्दी से ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसका आंसर बताओ बेटा, सारे बच्चे जल्दी से। द मैन बिहेव्ड कॉन्फिडेंटली एंड मैनली देयर। कितना टाइम हो गया? तो क्लास का भी टाइम हो गया। जल्दी से बता दें सारे बच्चे। सैटरडे को स्पेलिंग एरर करा दो ना प्लीज। अरे कॉन्फिडेंट, एक मिनट बच्चों, छोटे से एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे। एक मिनट बस। हाँ ऐसे लिखना, कॉन्फिडेंटली की स्पेलिंग गलत लिखी थी। द मैन बिहेव्ड कॉन्फिडेंटली एंड मैनली देयर। चलो बताओ भाई, अगर किसी को इसका आंसर समझ में आ गया हो तो जल्दी से। किसी भी बच्चे को इसका क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया जल्दी से बताएं। कॉन्फिडेंट होगा,
कह तो सही रहे हो लेकिन ऐसा होगा नहीं बेटा। द मैन बिहेव्ड कॉन्फिडेंटली एंड मैनली देयर। चलो हाँ, सारे बच्चे को ध्यान से, क्या है सर रैंकर्स की प्लेलिस्ट अपडेट कर दीजिए प्लीज। सर कितनी क्लास हो चुकी हैं अभी रैंकर्स में? रैंकर्स की प्लेलिस्ट मैं अपडेट मैं कह दूंगा, आज मैं कह दूंगा, ठीक है, टेक्निकल टीम से। असल में ये मुझे तो पता नहीं प्लेलिस्ट कैसे बनती है, कैसे अपडेट होती है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, ठीक है। मैं तो अपने घर से बस पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैं तो मतलब यहाँ से ये लोग क्या करते हैं, सिस्टम में रेडी कर लेता हूँ और ये लोग अपना वहाँ से कुछ करते हैं और क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो मैं तो अपने घर से पढ़ा देता हूँ, बस इतना है। लेकिन मैं कह दूंगा कि प्लेलिस्ट अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर समझना एक बात, ये जो कॉन्फिडेंटली वर्ड हमने लिखा ना बेटा, ये हाउ का रिप्लाई एडवर्ब है, और जो मैनली वर्ड लिखा है देखने में भले ही एडवर्ब लग रहा हो, लेकिन जो बच्चे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो सब याद रखेंगे कि मैनली एक एडजेक्टिव होता है। मैनली का मतलब होता है लाइक अ मैन, सुटेबल फॉर अ मैन। तो मैनली वर्ड सीम्स टू बी एन एडवर्ब बट एक्चुअली इट इज नॉट एन एडवर्ब, इट इज एन एडजेक्टिव। इट इज एन एडजेक्टिव। मैनली, वुमेनली, फ्रेंडली, फादरली, मदरली, सिस्टरली, ब्रदरली, ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। तो मैनली इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। अबे इसको देखो, ये कितना, इसको देखो, स्पेलिंग एरर करवाओ ना, मतलब इसको, इसकी टोन देखो, स्पेलिंग एरर करवाओ ना, मतलब अरे भाई अब तो तुम धमकी वाले तरीके से कहोगे तो क्यों नहीं करवाएंगे, फिर तो नहीं पढ़ाएंगे तो कहां जाएंगे। स्पेलिंग एरर करवाओ ना, मतलब करवाओ ना, अबे करवा देंगे, ठीक है। तुम क्या बताएं, चलो आ जाओ। कुल मिलाके कॉन्फिडेंटली एडवर्ब है, मैनली एडजेक्टिव है, तो बात तो गलत होगी, ये तो सेंटेंस तो गलत हो गया, तो कंफर्म है, ठीक है। इंग्लिश सीखनी है हमें भी, तो सीखो बच्चे। आपको कोई रोक रहा है क्या, आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई परेशानी है इंग्लिश सीखने में, कोई मतलब दिक्कत है तो आप बताइए मुझे। तो ये जो कॉन्फिडेंटली है ना एडवर्ब है, मैनली एडजेक्टिव है, एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ेगा। अब ये दोनों सेम रैंक के तो है नहीं, तो अगर ये सेम रैंक के नहीं है तो आपका सेंटेंस तो गलत हो गया। अब इसको सही करना है, या तो ये दोनों एडजेक्टिव हो या दोनों ही एडवर्ब हो, या तो दोनों एडजेक्टिव हो या दोनों ही एडवर्ब हो। अब ध्यान से देखो, ये जो हमने बिहेव्ड वर्ब लिखे ना बेटा, ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब होने की वजह से इसके बाद में आप एडजेक्टिव नहीं लिख पाओगे, आप इसके बाद में केवल एडवर्ब ही लिख पाओगे, ठीक है। देखो फिर से समझ लो, ये जो कॉन्फिडेंटली मैनली दोनों हमने एक साथ लिखे ना, गलत है, ठीक है, क्योंकि एक एडजेक्टिव है एक एडवर्ब है, तो ये गलत है। अब या तो ये दोनों एडजेक्टिव हो या दोनों एडवर्ब हो। अब हमें देखना है कि हम करें क्या, दोनों को एडजेक्टिव बनाए या दोनों को एडवर्ब बनाए। तो ध्यान से देखो, जो हमने बिहेव्ड वर्ब लिखी ना बेटा, ये एक्शन वर्ब होती है। तो एक्शन वर्ब्स के बाद में उनके होने या किए जाने के तरीके को रेफर करने के लिए हमें एडवर्ब लिखना पड़ता है। जैसे हमने लिखा द मैन बिहेव्ड, हाउ डिड ही बिहेव, कैसे उसने बिहेव किया। तो हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। हाउ का रिप्लाई क्या होगा बेटा, हाउ का रिप्लाई होगा एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि एक्शन वर्ब है, उसके बाद में हम एडवर्ब ही लिख सकते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंटली हमने लिखा ना, ये तो सही है क्योंकि ऑलरेडी एडवर्ब है। गलत ये मैनली है। मैनली इसलिए गलत है क्योंकि जब हमें वर्ब के बाद में एडवर्ब लिखना है, एडजेक्टिव लिखना ही नहीं है, तो ये मैनली एडजेक्टिव गलत हो गया। अब कुछ बच्चे इसमें कमेंट कर रहे हैं कि हम लिख दें इन अ मैनली मैनर। इन अ मैनली मैनर जो होती है वो एक एडवर्ब फ्रेज होती है, लेकिन ध्यान देना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स जोड़ते हैं। अगर ये वर्ड है तो इसके बाद में हमें वर्ड ही लिखना पड़ेगा। तो आप यहां पे एडवर्ब लिख दो मैनफुली। और सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि मैनली वर्ड जो है, मैनली, ये एडजेक्टिव है। मैनली क्या है बेटा, मैनली एडजेक्टिव है, लेकिन मैनफुली जो है, मैनफुली जो है वो एडवर्ब है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा द मैन बिहेव्ड कॉन्फिडेंटली एंड मैनफुली देयर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, क्योंकि मेरी रैंकर्स बैच पे क्लास है अभी 15 मिनट बाद, 15 के अब तो 13 मिनट ही बचे। तो मेरी रैंकर्स बैच पे क्लास है, उस पे एसएससी कोर्सेज में मेरी क्लास होती है। एसएससी कोर्सेज में मेरी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे 7:15 से 8:15, ठीक है। तो उसमें मिलते हैं। बाकी अब कंजंक्शन तो आज हमने स्टार्ट कर ही दिया है, कंजंक्शन के बेसिक्स भी हमने डिस्कस कर ही लिए, मेन पॉइंट्स जो है कंजंक्शन के डिस्कस हो गए, ठीक है। बाकी अब कंजंक्शन ही चलेगा अच्छे से, इसके काफी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम एक एक करके पढ़ते रहेंगे। तब तक तुम लोग अपना क्या करोगे, एंजॉय करो, एंजॉय करो इंग्लिश को, ठीक है। और कल मिलते हैं फिर। आप लोगों में जो को डाउट सेशन का जो है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि डाउट सेशन एक रख लिया जाए यूट्यूब पे रैंकर्स बैच में, हमने रखा नहीं काफी टाइम से, तो चलो रख लेता हूं, मैं एक प्लान करता हूं।
और मैं एक डाउट सेशन प्लान करता हूं, आप लोगों के साथ में एक डाउट सेशन रखता हूं, ठीक है। तो आज के लिए सभी को थैंक यू बच्चों, बाय एवरीबॉडी। और जो परिवर्तन 2.0 को परचेज कर चुके हैं उनको मिलते हैं पेड बैच में, ठीक है, एसएससी कोर्सेज में ऐप पर 7:15 बजे। तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी, थैंक यू।